नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका सक्सेस क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है, हम लोग की चैप्टर नंबर 6 जो कि जाति व्यवस्था के बारे में पढ़ रहे थे, तो इसकी जो कि तीन पार्ट में वीडियो आ चुकी है, जिसमें अब तक हमने देखो ये सारे टॉपिक लगभग जो कि मैक्सिमम टॉपिक को कवर कर लिया है। इधर के ये सारे टॉपिक हो चुके हैं और इधर के भी, तो आप अगर आप इस साइड के भी जो टॉपिक्स है इनमें देखोगे तो ये इतने टॉपिक्स हो चुके हैं। ठीक है, इतना पूरा टॉपिक आपका हमने कवर कर लिया 3 पार्ट में। आज जो हम कवर करेंगे वो देखो अस्पृश्यता के बारे में समझेंगे, इसका स्वरूप क्या है, इसके परिप्रेक्ष्य क्या है, समाजशास्त्री अस्पृश्यता के बारे में गांधी और अम्बेडकर के क्या विचार रहे हैं। अक्सर इनमें अंतर या फिर समानता लिखने के बारे में आ जाता है, और समानता एवं सामाजिक न्याय का जो विचार है वो क्या है, और लास्ट में हम देखेंगे दलित चेतना। ठीक है, तो इस आधार पर देखोगे तो ये हमारा जो कि लास्ट पार्ट होगा, पार्ट 4। इसके बाद जो कि ये जो आपका चैप्टर नंबर 6 है जो जाति व्यवस्था से संबंधित है, ये समाप्त हो जाएगा। तो चलो धीरे धीरे ही सही, लेकिन हम लोग जो काफ़ी अच्छे से डिटेल से पढ़ के जो कि अपनी सारी सोशियोलॉजी ऑप्शनल का जो पेपर होता है, पेपर 2, उसमें जो कि एस पांडे की बुक है उसके आधार पर जो कि सब कुछ हम कवर कर रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं फटाफट से बिना किसी देरी के। और शुरू करने से पहले जो भी सर एंड मैम चैनल से अभी जो कि चैनल से नए जुड़े हो वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर। देखो यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब कर दीजिए सर एंड मैम आप लोग, क्योंकि आप अगर जुड़े रहोगे तभी जो भी वीडियो अपलोड होगी इस तरह की सोशियोलॉजी ऑप्शनल के। अभी ये पेपर 2 चल रहा है आपका, इसके बाद जो कि पेपर 1 भी कवर होगा ऐसे ही ये एस पांडे की बुक से ही। ठीक है, जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं वैसे ही पढ़ेंगे। तो आप अगर सब्सक्राइब किए रहोगे, इससे जुड़े रहोगे, तो आपको जब भी वीडियो अपलोड होगा आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी, आप अपने स्टडी को कंटिन्यू कर सकोगे। ठीक है, तो चलिए हम अपने चैप्टर को जो कि शुरू करते हैं। आज जो टॉपिक देखेंगे वो क्या है, अस्पृश्यता। अस्पृश्यता से आपको समझ में आ रहा होगा कि कुछ ऐसी मतलब एक ऐसा वर्ग है ये समाज का जिसको कभी भारतीय समाज का जो 4 वर्ण वाली व्यवस्था थी ना, जिसमें आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे। तो ये जो एक और जाति ऐसी थी जिनको अस्पृश्य समझा जाता था, जिनको दलित समझा जाता था, लेकिन वो जाति जो कि इन चारों कैटेगरी में कहीं थी ही नहीं। ठीक है, मतलब जो शूद्र थे आपके, उनसे भी नीचे एक जाति हुआ करती थी जिसका काम क्या था, मुख्य रूप से मैला ढोने का काम था, शवों को ढोने का, शवों को जो भी मृत पशु हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, हटाना, ये सब काम उनका था। लेकिन वो जो कि देखो ये जो पूरी समाज थी इसी का एक हिस्सा थे, इसी के एक जरूरी आवश्यक कार्य भी कर रहे थे, फिर भी इनको जो कि ये जो 4 वर्ण व्यवस्था वाला सिस्टम था इसमें जो कि इनको इंक्लूड नहीं किया जाता था, मतलब तो इन्हें ही क्या कहा जाता था, अस्पृश्य जाति कहा जाता था। तो चलिए इसी को हम डिटेल से, उम्मीद आपको समझ में थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा, अभी आगे पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो यहाँ पे कह रहा है, अस्पृश्यता हिंदू सामाजिक संगठन का वह पक्ष है जो इस समाज के एक समूह या भाग का संपूर्ण समाज से पृथकता को संभव बनाता है। यह एक ऐसी विचारधारा है जो अस्पृश्यता, ये क्या है, एक विचारधारा है जो समाज के इस पृथक विशिष्ट समूह यानी जो अस्पृश्य है पर कई निरीग्यताओं को आरोपित कर उन्हें संपूर्ण समाज से अलग अमानवीय जीवन जीने का विवश करती है। कहने मतलब जो भारतीय जाति व्यवस्था है ना, उसने जो कि एक ऐसे समूह है जिसको अस्पृश्य घोषित किया गया और उन पे बहुत सारी जो कि पाबंदियां लगा दी गई, निर्योग्यताएं करने मतलब उन पे बहुत सारी पाबंदियां लगा दी गई और उन्हें जो कि पूरे संपूर्ण समाज से अलग, एक तरह से अलग थलग कर दिया गया और इस तरह से उनका जो शोषण भी होता था और उन्हें अमानवीय जीवन जीने के लिए विवश किया गया। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे, पारंपरिक हिंदू सामाजिक संगठन में 4 वर्णों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वही जो हमने अभी पढ़ा था। लेकिन इसमें जो कि एक 5वां समूह भी था जिसको इस व्यवस्था से संबंधित होते हुए भी चतुर्वर्ण व्यवस्था में स्थान प्राप्त नहीं था तथा जिनको अस्पृश्य, अछूत, अत्यंज, चंडाल, पंचम आदि शब्दों से संबोधित किया जाता है। मतलब अलग अलग एरिया में जो कि ये अस्पृश्य जाति जो कि पूरे लगभग कह लो पूरे भारत में ही बिखरे हुए थे, पर अलग अलग क्षेत्र के आधार पर इनको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे कहीं अस्पृश्य कहा जाता था, कहीं अछूत कहा जाता था, कहीं अत्यंज कहा जाता था, कहीं चंडाल कहा जाता था, कहीं पंचम आदि, इस तरह के आदि शब्दों से इनको संबोधित किया जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे, ये अछूत भारत के विभिन्न भागों में अलग अलग नामों से जाने जाते थे। जैसे देखो, तमिलनाडु में पतना एवं पाड़िया, आंध्र प्रदेश में माला एवं माडिमा, महाराष्ट्र में महार, केरल में इझवा, तिटपन एवं पुलायन, मैसूर में होलिया, पश्चिम बंगाल में बागड़ी तथा उत्तर प्रदेश में चमार, भंगी आदि। ठीक है, तो ये कुछ आप नाम भी जानते रहो, कभी भी आपसे इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन आता है या फिर मेंस के क्वेश्चन आते हैं तो आप इस तरह से एरिया के हिसाब से उनका अगर नाम भी कोट करोगे ना तो एग्जामिनर लगेगा इन्होंने काफ़ी डिटेल से इस टॉपिक को कवर किया है। ठीक है, तो नंबर आपके इंक्रीज होंगे। इन्हीं के लिए जो कि गांधी जी द्वारा हरिजन शब्द का प्रयोग किया गया था, ये ध्यान रखना, जो ये अस्पृश्य जाति है इन्हीं के लिए जो गांधी जी ने जो कि हरिजन शब्द का प्रयोग किया था तथा 1935 का अधिनियम में अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग किया गया। जो 1935 का एक्ट आया था हमारा,
उसी में जो कि इन्हें जो कि अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग किया गया इनके संबोधन के लिए, ठीक है। फिर देखो, अस्पृश्यता ने अछूतों का मुख्य समाज से पृथककरण संभव बनाया और उनको अनेक नियोग्यताओं से युक्त एक शोषित और अमानवीय जीवन जीने को विवश किया। इनको जन्म से अपवित्र माना जाता था और मान्यता था कि इनके स्पर्श, छाया एवं सांस से भी ऊंची जाति के लोगों का वातावरण अपवित्र हो जाता है। देखो कितना ज़्यादा भेदभाव है, अगर ये टच भी कर दे रहे तो ऊंची जो जाति है उनकी टच तो करना तो दूर, इनकी जो परछाई में अगर पड़ जाती है तो ऊंची जाति जो कि अपवित्र जाति, इस तरह का इतना भेदभाव इनके साथ किया जाता था। फिर देखो, इसलिए अछूतों को गांव से बाहर दक्षिण दिशा में रहने के लिए विवश किया था। यहाँ तक कि इनसे इतना दूरी तो बनाया, उसके साथ साथ इनको एक विवश भी कर दिया कि आप इसी दिशा में रहेंगे और किसी दिशा में नहीं रहेंगे। काफ़ी हद तक जो कि इनके साथ भेदभाव किया जाता था और इनके घर को धार्मिक दृष्टि से अपवित्र माना जाता था। ये आंद्रे बेते की जो स्टडी है उस आधार पर आंद्रे बेते ये सब बात बताते हैं अस्पृश्य जाति के संबंध में, ठीक है। ये कुछ उसके विशेषताएँ बताते हैं जो हिंदू समाज में देखी जाती है। ये सुबह और शाम को अपने घरों से नहीं निकल सकते थे क्योंकि इस समय परछाई लंबी होती है और इनकी छाया से ऊंची जाति के लोग अपवित्र होने का भय रहता था। ओके, देखो इनको सुबह और शाम को भी बाहर निकलने से रोका जा रहा है। इन पर बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लगाई जा रही है। ये गांव के मुख्य गलियों और सड़कों पर नहीं चल सकते थे। इनका मंदिरों में प्रवेश वर्जित था और वे गाँव के सार्वजनिक तालाबों एवं कुओं का प्रयोग भी नहीं कर सकते थे। ऊंची जाति के व्यक्ति के सामने पड़ने पर इनको किनारे होकर लेटना पड़ता था ताकि इनकी जो छाया है वो ऊंची जाति के व्यक्ति को अपवित्र ना कर दे। कितना ज़्यादा देखो भेदभाव किया जा रहा है। इनको एक तरह से अब ये कहना गलत नहीं हुआ कि इनके साथ जो कि पशु तुल्य जो कि बिहेव किया जा रहा था परंपरागत भारतीय समाज में, पहले के समाज में उस तरह के, आज तो नहीं लेकिन पहले के समाज में इस तरह से बिहेव किया जाता था, ठीक है। फिर देखो, न्यायालय में उन्हें निश्चित दूरी से चिल्लाकर अपनी बात कहने की अनुमति थी। देखो जो जस्टिस सिस्टम है वो भी जो कि इससे प्रभावित था, जो आपकी जाति व्यवस्था है इससे प्रभावित होकर, इसी से ग्रसित होकर जो कि जो जुडिशरी सिस्टम है वो भी इनको जो कि दूर ही रखता था। तो काफ़ी ज़्यादा देखो एक तरह से कह लो न्यायालय के स्तर पर भी इनमें भेदभाव देखा जाता है। अस्पृश्यों को ईंट या पक्के मकानों में रहना प्रतिबंध था। ओके, इतना ज़्यादा पाबंदी लग चुका है। इन्हें शिक्षा प्राप्त करने, संस्कृत बोलने या सुनने तक का अधिकार नहीं था। अछूत महिला आभूषण एवं कमर से ऊपर वस्त्र नहीं पहन सकती थी। पुरुषों को भी जूता, कमर से ऊपर वस्त्र, रेशमी वस्त्र आदि पहनने की अनुमति नहीं थी। इनके लिए अपवित्र कार्यों जैसे मैला साफ करना, मृत पशुओं को फेंकना आदि निर्धारित किए गए थे। इन सभी नियोग्यताओं को उन पर जो कि बलपूर्वक लागू किया जाता था और इनके उल्लंघन पर अंग भंग एवं मृत्यु दंड तक की सजा दी जाती थी। देखो देख रहे हो, आपको अब समझ में आ गया होगा ओवरऑल अस्पृश्यता की जो एक धारणा है, विचारधारा है, उसकी पूरी पिक्चर क्या रही है परंपरागत भारतीय समाज में, ये आपको ओवरऑल अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो ये अस्पृश्यता के कुछ कारण है क्यों ये जो कि अस्पृश्यता इस तरह से समाज में फैली थी, उसको हम यहाँ पे देखेंगे कुछ इसके क्या फैक्टर है, क्या कारण है, ठीक है। तो भारत में अस्पृश्यता जो कि कई कारकों का संयुक्त परिणाम, ऐसा नहीं कि एक दो कारक की वजह से ये अस्पृश्यता जो कि फैली थी, बल्कि इसके पीछे कई कारक थे। देखो यहाँ पे चलते हम लोग देखते हैं, कुछ पॉइंट वाइज देखते हैं। पहला पॉइंट देखो, हिंदू धर्म में निहित पवित्रता और अपवित्रता की धारणा, जैसा ड्यूमा बताते हैं, इनको जो कि अपवित्र माना जाता था। इसीलिए जो कि ये जो धारणा है ये जो कि धर्म के आधार पर थी और ये सदियों से लोगों द्वारा जो कि लोगों के जहन में बस चुकी थी, मन में बस चुकी थी। ये जो कि अलग नहीं किया गया, समाज से अलग निकाला नहीं गया ये धारणा, इसलिए जो कि ये आपका जो अस्पृश्यता ये समाज में बना रहा। फिर देखो सेकंड पॉइंट करा, अस्पृश्यों द्वारा अपवित्र समझे जाने वाले कार्यों का संपादन, जैसे दाह कर, मृत जानवरों को ढोना, उनका चमड़ा उतारना, मैला ढोना, सफाई करना आदि उनके संपर्क को दूषित करने वाला माने जाने लगा। मतलब जो अस्पृश्य जाति के लोग थे वो जो कार्य करते थे, वो जो कार्य था वो उससे दूषित माना जाता था। इसलिए जो कि ये कार्य अपनी जो इनका कार्य था ये कंटिन्यू इसी को करते रहते थे पीढ़ी दर पीढ़ी, इसीलिए जो कि इनसे जो कि सामाजिक दूरी बनी रह गई और ये जो अस्पृश्यता कॉन्सेप्ट है ये कंटिन्यू बना रहा। फिर देखो अपवित्र माने जाने वाला भोजन, जैसे गाय, सुअर या अन्य प्रकार के मांस का भक्षण करने के कारण अन्य लोगों से उनके समागम को निषिद्ध कर दिया। देखो इनका जो भोजन था वो भी एक तरह से अशुद्ध माना जाता था, जैसे गाय या सुअर का जो कि मांस का भोजन ये खाते थे और भी जानवर के जो कि मांस वगैरह खाते थे। तो इस आधार पर जो कि इनको जो कि भोजन का इनको अपवित्र माना गया। इनके भोजन के कारण जो कि ये जो कि अस्पृश्यता का जो एक भेदभाव वाली स्थिति थी वो कंटिन्यू इनके साथ बना रहा, ठीक है। फिर और क्या करें, उनके द्वारा अपने मंदिरों में स्थानीय देवता एवं नरकदूतों की मूर्तियों की पूजा तथा पशु बलि जैसे गैर सांस्कृतिक कृत्यों का संपादन करने के कारण उनको मुख्य समाज से अलग करने का प्रयास किया गया। देखो ये अपने कुछ स्थानीय देवता की ही पूजा करते थे और साथ ही पशु बलि जैसे वाला गैर सांस्कृतिक कार्य करते थे। जो जहाँ पशु बलि नहीं मान्यता प्राप्त थी तो वो जो समाज था वो इनको जो कि अलग
तौर पे दिखता था, क्योंकि ये पशु बलि करते थे। और आगे देखो, उनका श्याम वर्ण का होना, यानी जो उनका जो कलर था, स्किन का रंग वो काला था, इस आधार पे काला कलर या फिर हल्का काला कलर जो भी है, ठीक है। श्याम वर्ण का होना जो कि अपवित्रता का प्रतीक था, इसने भी उनकी स्थिति को अत्यंत नीचा बना दिया। और देखो इस जाति के जो मैक्सिमम लोगों को देखो जो स्किन का रंग था वो थोड़ा सा सांवला टाइप का था या ब्लैक कह लो आप था। तो इस वो जो पवित्रता और अपवित्रता की धारा थी, उसमें जो कि ब्लैक कलर के लोगों को अपवित्र माना जाता था। तो इस कारण से भी जो ये अस्पृश्यता का जो कॉन्सेप्ट है ये कंटिन्यू बना रहा। फिर देखो, प्रदत्त परिस्थिति को महत्व प्रदान करने के कारण इनकी अपवित्र स्थिति अनुवांशिक बन गई। मतलब जो आप जिस जाति में जन्म लिए हो, आपको उसी में पूरा जीवन यापन करना है, आपकी आने वाली पीढ़ी भी उसी जाति में रहेगी, आपकी जाति गतिशीलता नहीं है। इसी कारण जो इनको प्रदत्त परिस्थिति, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी इनके बच्चे और उनके बच्चे जो कि एक ही काम करते रह गए, जो अभी उपयुक्त हमने कुछ इनके काम और कुछ खान रहन सहन को देखा, तो यही करते रह गए। इस कारण जो कि ये अनुवांशिक हो गया और इस कारण से जो कि ये जो कि समाज से हटी नहीं और ये कंटिन्यू अस्पृश्यता का जो भाव है वो लोगों में बना रहा है। फिर देखो, सामाजिक रूप से निम्न मान लेने से यह भारतीय मूल्य व्यवस्था का एक भाग बन गया, जिसने इस समूह के सदैव अस्पृश्य बना रखा। जब इस तरह की चीज़ें चलती रही कंटिन्यू पीढ़ी दर पीढ़ी, तो समाज द्वारा भी जो कि इसको एक सामाजिक हिस्सा का एक भाग ही मान लिया गया था। और ये खुद स्वयं को जो कि मानते थे कि मेरा जन्म जो कि इसी काम के लिए हुआ है और मुझे जो कि यही सब काम करना है और कोई काम नहीं करना है। अगर इस सब का उल्लंघन करते तो ये वो स्वयं जो अस्पृश्य जाति के लोग थे वो स्वयं जो कि समझते थे कि ये अगर मैंने इसका उल्लंघन किया तो ये पाप होगा, जो कि मुझे जो कि इसकी सजा दी जाएगी। मतलब ये नहीं सोचते थे कि ये जो मेरे साथ हो रहा है ये गलत हो रहा है, सोच रहा है, बल्कि ये सोचते थे अगर ये मैंने नहीं फॉलो किया तो ये मुझसे पाप हो जाएगा। तो इस तरह की धारणाएं भी उनके मन में थी, जिसके कारण आप देखोगे ये जो अस्पृश्यता है वो कंटिन्यू बनी रही। तो अस्पृश्यता के बने रहने का कारण हमने यहाँ पे देख लिया। अब देखो, इसका उन्मूलन संबंधी कुछ परिप्रेक्ष्य, कुछ दृष्टिकोण है, कुछ लोग बात करते हैं कि कैसे इनका उन्मूलन किया जाएगा। तो इसमें देखो, सुधारवादी एक परिप्रेक्ष्य है, ठीक है। एक और परिप्रेक्ष्य है आपका है यहाँ पे देखो, वैकल्पिक परिप्रेक्ष्य, ठीक है। दो परिप्रेक्ष्य, दोनों परिप्रेक्ष्य में कुछ थिंकर है, उनके बारे में बात करेंगे। तो देखो, आपका जो अस्पृश्यता है इसको समाप्त करने के लिए दो बातें कही गई है, या इसमें सुधार करने के लिए। पहला सुधारवादी परिप्रेक्ष्य है, तो देखते हैं सुधारवादी परिप्रेक्ष्य में क्या है। तो देखो, जो सुधारवादी परिप्रेक्ष्य है, यह परिप्रेक्ष्य अस्पृश्यता को हिंदू सामाजिक व्यवस्था एवं जाति व्यवस्था का अंग नहीं मानता है। मतलब इनका कहना है, जो ये दृष्टिकोण ये कहता है कि जो अस्पृश्यता ये भारतीय सामाजिक व्यवस्था का अंग नहीं है और अस्पृश्यों को जाति व्यवस्था के अंतर्गत शामिल कर अस्पृश्यता की समाप्ति पर बल देता है। कहने का मतलब ये तो पहले भारतीय सामाजिक व्यवस्था का अंग नहीं है, अब इसको क्या करेंगे, हम भारतीय सामाजिक व्यवस्था में शामिल करेंगे, धीरे धीरे इनको जो भारतीय मुख्य धारा में लाने की कोशिश करेंगे। इस आधार पर जो समाज से अस्पृश्यता है वो समाप्त हो जाएगी। तो इस तरह की कुछ कॉन्सेप्ट जो कि सुधारवादी परिप्रेक्ष्य बताते हैं, मतलब कि अस्पृश्यता की जो गतिविधि है या फिर जो रहन सहन या रीति रिवाज है उनमें जो कि हम बदलाव करके जो कि इनको भारतीय जाति के या भारतीय व्यवस्था की मुख्य धारा में शामिल करके अस्पृश्यता जो कि समाज से खत्म कर सकते हैं। इस तरह यह दृष्टिकोण जाति व्यवस्था को चुनौती नहीं देता है और अस्पृश्यता को पाप मानते हुए इसका उन्मूलन कर जाति व्यवस्था को अधिक मानवीय बनाने का प्रयास करता है। इसके समर्थन में देखो कौन कौन बोलते हैं, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी आदि के विचारों को इसके अंतर्गत रखा गया। मतलब जो महात्मा गांधी और दयानंद सरस्वती है ये जाति व्यवस्था को गलत नहीं मानते, बल्कि ये बोलते जो अस्पृश्यता ये जाति व्यवस्था का भाग नहीं है, इसको जो कि हम जाति व्यवस्था मतलब एक जाति के रूप में मानकर इनके रहन सहन यानी जो अस्पृश्यता के संबंधी जो क्रियाकलाप है उसका उन्मूलन करके जो कि इनको जो कि जाति व्यवस्था के जो क्रियाकलाप वो ये जो कि उसको धारित करेंगे, मतलब इनका संस्कृतिकरण करना है ताकि ये अन्य जाति के जो क्रियाकलाप उसको एक्सेप्ट कर ले और अपनी जो क्रियाकलाप उसको छोड़ दे, जो समाज के लिए समाज जो कि सही नहीं समझता है, इससे जो कि समाज में अस्पृश्यता समाप्त हो जाएगी। तो इसकी विचारधारा के समर्थन में कौन है, दयानंद सरस्वती और गांधी, जो महात्मा गांधी जी, उनके विचार कुछ ऐसे हैं, ठीक है। दूसरा परिप्रेक्ष्य क्या था, वैकल्पिक परिप्रेक्ष्य, ठीक है। तो दूसरा परिप्रेक्ष्य जो वैकल्पिक परिप्रेक्ष्य है, इसमें देखो यह परिप्रेक्ष्य अस्पृश्यता को हिंदू सामाजिक संगठन का एक आवश्यक अंग मांगता है। जो आपका सुधारवादी परिप्रेक्ष्य था उसने तो सामाजिक जो हिंदू सामाजिक व्यवस्था था उसका अंग नहीं माना था, जबकि वैकल्पिक परिप्रेक्ष्य क्या कहता है कि जी नहीं, यह जो कि आपका हिंदू सामाजिक संगठन का ही एक आवश्यक अंग है और इनके उन्मूलन के लिए वैकल्पिक सामाजिक संरचना की स्थापना करने पर बल देता है। इस परिप्रेक्ष्य को भी हम दो भागों में बांटकर देख सकते हैं। कहने का मतलब कि ये जो आपका वैकल्पिक परिप्रेक्ष्य ये कह रहा है कि ये तो अस्पृश्यता जो कि हिंदू सामाजिक संगठन का अंग है। दूसरा, अगर हमको अस्पृश्यता को खत्म करना है तो पूरी सामाजिक संरचना में बदलाव करना पड़ेगा, मतलब जाति जो सिस्टम है, जाति व्यवस्था है, उसको हटाना पड़ेगा या उसको दूर करना पड़ेगा। तो इस तरह की बातें जो कि ये वैकल्पिक परिप्रेक्ष्य कर रहा है अस्पृश्यता में सुधार के लिए, ठीक है। तो देखो जो पहला था यहाँ पे कौन सा था हमारा, सुधारवादी परिप्रेक्ष्य, वही बारे में बात करें यहाँ पे।
प्रथम धर्मांतरण का परिपेक्ष जो अस्पृश्यता उन्मूलन हेतु धर्म परिवर्तन का समर्थन करता है। इस परिपेक्ष के अंतर्गत मुख्यतः अम्बेडकर के विचारों को शामिल किया जाता है, जिनका मानना था कि अस्पृश्यता जाति व्यवस्था का आवश्यक अंग है और जाति व्यवस्था का मूल आधार हिंदू धर्म एवं विचारधारा है। देखो ये जो आपका सेकेंड वाला पार्ट था ना, वैकल्पिक परिपेक्ष, इसको भी हम दो भागों में बांटकर देख सकते हैं। तो जो वैकल्पिक परिपेक्ष सीधे जो बोला कि जो भारतीय सामाजिक संरचना है उसमें बदलाव करना है, तो इसमें भी दो विचार है। तो पहला विचार देखो क्या कह रहा है, धर्मांतरण, ठीक है। अभी सेकंड विचार भी हम लोग देखेंगे, लेकिन पहला विचार देखो क्या कह रहा है, धर्मांतरण। तो प्रथम जो धर्मांतरण का परिपेक्ष है, इसमें ये बोला जाए कि अस्पृश्यता उन्मूलन हेतु धर्म परिवर्तन का समर्थन करना। मतलब कि सीधे सीधे जो आप हिंदू धर्म में आप अपना धर्म बदल दो तो आप अस्पृश्य नहीं कहलाओगे। आप कोई इस्लाम धर्म एक्सेप्ट कर लो, ईसाई धर्म एक्सेप्ट कर लो, तो आप सीधे सीधे आप जो अस्पृश्यता का ये जो धब्बा है आप पे, ये हट जाएगा और आप भी एक गरिमामय जीवन जी सकते हो। इस परिपेक्ष के अंतर्गत मुख्यतः अम्बेडकर के विचारों को शामिल किया जाता है, जिनका मानना था अस्पृश्यता जाति व्यवस्था का आवश्यक अंग है और जाति व्यवस्था का मूल आधार हिंदू धर्म एवं विचारधारा है। चूँकि हिंदुओं को उनके धर्म से अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए अस्पृश्यता या जाति व्यवस्था का उन्मूलन भी असंभव है। इसलिए अस्पृश्यों की अमानवीय एवं शोषणकारी दशाओं से मुक्ति का एकमात्र मार्ग क्या है, धर्म परिवर्तन। तो देखो इसमें दो परिपेक्ष था, एक पहला परिपेक्ष क्या बोला, धर्म परिवर्तन, जो आपका ये था वैकल्पिक परिपेक्ष। ये देखो दो भागों में बटा है, पहला था धर्म परिवर्तन, दूसरा भाग जो है वो अब उसको हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। द्वितीय परिपेक्ष क्या है, धर्मनिरपेक्ष परिपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष परिपेक्ष कहने का मतलब कि जो अस्पृश्यता के उन्मूलन हेतु एक वैकल्पिक सामाजिक संरचना की स्थापना करने के पर बल देता है, परंतु यह इसके लिए धर्म परिवर्तन के बजाय धर्मनिरपेक्ष शिक्षा को प्राप्त करके आर्थिक और राजनीतिक शक्ति हासिल करके उनकी परिस्थिति को ऊंचा उठाने पर बल देता है। तो देखो यहाँ पर ध्यान से समझो, जो आपका वैकल्पिक परिप्रेक्ष्य जो बताता है कि भारतीय सामाजिक संगठन जो आपके सामाजिक व्यवस्था इसमें चेंज करने की आवश्यकता है, तभी अस्पृश्यता को हम खत्म कर सकते हैं। तो इसके दो हैं, पहला है धर्मांतरण, दूसरा है कि धर्मनिरपेक्ष तरीका, ठीक है। धर्मांतरण या तो आप सीधे सीधे अपना धर्म बदलो, हिंदू धर्म से चलो इस्लाम में या फिर ईसाई में, तब आप जो कि आपके ऊपर जो अस्पृश्यता का धब्बा ये हट जाएगा। या तो दूसरा क्या है, पूरे जो समाज है इसको धर्मनिरपेक्ष समाज बनाओ, मतलब इस पर जो भी क्रियाकलाप होगा वो धर्म के आधार पर नहीं होगा बल्कि धर्मनिरपेक्ष होगा, यानी आधुनिक मूल्यों के आधार पर होगा। और साथ ही जो निम्न जाति के लोग हैं या जाति, इनको आप एकीकरण करो, इनको संगठित करो और सामाजिक राजनीतिक स्तर पर इनकी परिस्थिति को मजबूत करो, ठीक है। तो इस आधार पर आप देखोगे तो अस्पृश्यता को भी समाज से समाप्त किया जा सकता है। ये दो वैकल्पिक परिप्रेक्ष्य में भी दो थे, एक था धर्मांतरण, दूसरा था आपका धर्मनिरपेक्ष समाज की स्थापना। तो ये दो तरीके हैं जिससे आपका अस्पृश्यता का उन्मूलन हो सकता है। अब देखो अस्पृश्यता के संदर्भ में उपरोक्त सभी परिप्रेक्ष्यों में प्रथम परिप्रेक्ष्य पूरी तरह से व्यवहारिक नहीं माना जा सकता, क्योंकि दयानंद सरस्वती या गांधी जी का यह विचार कि फिर से पुरानी वर्ण व्यवस्था को स्थापित किया जाए ना कि तार्किक है ना ही संभव है। धर्मांतरण का परिप्रेक्ष्य भी व्यवहार में सफल नहीं है, क्योंकि ईसाई या बौद्ध धर्म को ग्रहण करने के बाद भी अस्पृश्यता का उन्मूलन संभव नहीं हो सका है और इन धर्मों में भी जाति भेदभाव एवं छुआछूत जैसी निर्योग्यताएं जुड़ी रही। कहने का मतलब धर्मांतरण जो कि इसका कोई एक सही विकल्प नहीं है, क्योंकि धर्मांतरण करने के बाद भी जो कि अस्पृश्यतों में जो अस्पृश्य जाति थी उनको अस्पृश्यों जैसा ही ट्रीट किया जाता था, और जो ये अन्य धर्म है, बौद्ध धर्म या फिर ईसाई धर्म है, इसमें भी जो कि जातिगत भेदभाव देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं अभी भी ये विद्यमान है, ठीक है। मतलब यहाँ पे भी जो कि उच्च निम्न की भावना बसी हुई है। फिर देखो एक जो हमने लास्ट में देखा था धर्मनिरपेक्ष परिप्रेक्ष्य, उपरोक्त दोनों की अपेक्षा यह ज़्यादा तर्कसंगत, व्यवहारिक एवं आधुनिक समाज के अनुकूल है। फलतः यह न केवल सबसे ज़्यादा स्वीकार्य बल्कि आज सबसे अधिक सफल है। मतलब कि हम अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए जो कॉन्सेप्ट अपना सकते हो क्या है, धर्मनिरपेक्ष का परिप्रेक्ष्य। मतलब ये दृष्टिकोण को हम अपना के जो कि अस्पृश्यता की जो भावना है समाज में उसका उन्मूलन कर सकते हैं। अतः निष्कर्ष है कि वैश्वीकरण एवं आर्थिक प्रतिस्पर्धा के वर्तमान दौर में जाति की पूरी तरह छोड़ पाना कठिन है, क्योंकि यह न केवल पहचान के संकट का समाधान करती है बल्कि आपके आर्थिक एवं राजनीतिक शक्ति की प्राप्ति में भी सहायक है। मतलब कहने का कि जो आपका वैश्वीकरण का समय चल रहा है इस समय जो कि आप जाति व्यवस्था को पूरी तरह से छोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि यह जो कि वैश्वीकरण के दौर में पहचान जो संकट बना हुआ है उसका समाधान करती है, साथ ही आर्थिक और राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने में भी यह सहायक है, क्योंकि जाति के आधार पर देखो राजनीतिकरण काफ़ी तेज होता है। अतः वर्तमान संदर्भ में अस्पृश्यता उन्मूलन हेतु एकीकरण अथवा धर्मनिरपेक्षता का परिप्रेक्ष्य सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होता है, जिसके अंतर्गत इनकी जातीय अस्मिता को बनाए रखते हुए मुख्य धारा में शामिल करने पर जोर दिया जाता है, और भारतीय संविधान में भी इसी परिप्रेक्ष्य को आत्मसात किया गया है। तो यहाँ पर हमने समझा कि अस्पृश्यता को किस तरह से समाज से खारिज खत्म किया जा सकता है, उसके बारे में दो तीन विचार थे, उन सबको हमने देखा। अब देखो अस्पृश्यता को खत्म करने के कुछ प्रयास किए गए, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे समझेंगे। पहला प्रयास में देखो तीन तरह के प्रयास किए गए। पहला तो कुछ आंदोलन के द्वारा जो कि प्रयास किए गए, दूसरा राजनीतिक दलों द्वारा प्रयास किए गए, तीसरा सरकार द्वारा प्रयास किए गए, ठीक है। तो अब देखो विभिन्न आंदोलन द्वारा जो प्रयास किए गए हैं अस्पृश्यता खत्म करने के लिए वो हम देखेंगे। जैसे देखो भक्ति आंदोलन है 12वीं से 14वीं शताब्दी में, जैसे देखो महाराष्ट्र में तुकाराम, मीराबाई, कबीर,
सूरदास, रैदास, महादेविका दक्षिण भारत में आदि के नेतृत्व में जो अस्पृश्य जाति है उनके जो कि अस्पृश्यता पर जो कि जाति विभाजन और अस्पृश्यता पर प्रहार किया गया और इनको जो कि समानता के बल पर जो कि समाज में समानता की नज़र से दिखने को कहा गया है। फिर देखो नव वेदांतिक आंदोलन भी कुछ है। 19वीं शताब्दी में उत्पन्न नव वेदांतिक आंदोलन विवेकानंद, दयानंद सरस्वती आदि के नेतृत्व द्वारा हिंदूवाद की पुनर्व्याख्या की गई और अस्पृश्यता और एवं अंधविश्वास जैसे तत्वों को अस्वीकार किया गया। नव वेदांतिक आंदोलन क्या कहता है, जो आपका हिंदूवाद धारणा है इसकी फिर से व्याख्या की जाए और इस आधार पर जो कि अस्पृश्यता और जो अंधविश्वास है हिंदू धर्म में उसको जो कि खारिज किया जाए, उसको नहीं माना जाए। तो ये नव वेदांतिक कुछ आंदोलन है जिसके समर्थक कौन थे, विवेकानंद जी थे, दयानंद सरस्वती प्रमुख रूप से थे। फिर देखो कुछ सुधार आंदोलन हुए हैं, ठीक है, जैसे श्रीनारायण गुरु धर्म परिपालन सभा एवं रामास्वामी नायकर जैसे आत्मसम्मान आंदोलन द्वारा आदि किए गए प्रयास। जैसे आप ये देखो केरल में किया गया था, जो एजवा जाति थी आपकी अस्पृश्य जाति थी उसके संदर्भ में ये आंदोलन किया गया था। तो यही कुछ सुधार आंदोलन है जिनके द्वारा ब्राह्मण व्यवस्था पर प्रहार करके निम्न वर्गीय जातियों के ऊपर आरोपित नियोक्ताओं के विरुद्ध संगठित आंदोलन करके अस्पृश्यता को दूर करने का प्रयास किया गया। तो ये सुधारवादी आंदोलन भी कुछ किए गए। साथ ही कुछ संस्कृतिकरण आंदोलन किए गए जिसमें अस्पृश्यता उन्मूलन हेतु संस्कृतिकरण जैसे अनुकरणात्मक आंदोलन भी क्रियाशील रहे हैं, जिसके पीछे का प्रमुख तर्क यह था कि यदि अस्पृश्य उच्च जातियों को, एक मिनट यहाँ देखो, यदि अस्पृश्य उच्च जातियों के प्रतिमानों एवं मूल्यों का अनुकरण करते हैं तो उनकी परिस्थिति में गुणात्मक सुधार संभव है। जिसका देखो कुछ स्टडी भी बताया जाए जहाँ पे ऐसा देखा गया। यहाँ पे देखो तमिलनाडु के नादर और हार्डग्रेव का अध्ययन बताता है कि तमिलनाडु के जो नादर आपके थे अस्पृश्य जाति, केरल के एझवा और आगरा के जाटवों द्वारा अस्पृश्यता उन्मूलन हेतु किए गए प्रयास को इसका उपयुक्त उदाहरण माना जाता है। ये कुछ मतलब एग्जाम्पल है जिन्होंने अपना संस्कृति करके जो कि अपना अस्पृश्यता उन्मूलन करने की कोशिश की है। फिर देखो धर्मांतरण भी एक विकल्प है जिससे अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जा सकता है, इस तरह का भी प्रयास किया गया। अस्पृश्यता उन्मूलन हेतु धर्मांतरण मतलब किसी और धर्म को स्वीकार कर लेना, हिंदू धर्म को छोड़ के। तो देखो इसके एग्जाम्पल देखो, अछूतों द्वारा ईसाई धर्म एवं इस्लाम धर्म में धर्मांतरण। फरवरी 1981 में तमिलनाडु के मीनाक्षीपुरम में एक अछूतों ने अस्पृश्य से मुक्ति हेतु इस्लाम धर्म ग्रहण किया था तथा अम्बेडकर एवं उदित राज के नेतृत्व में अछूतों ने यानी महार जो जाति थी उनके द्वारा जो कि बौद्ध धर्म में धर्मांतरण का प्रमुख उदाहरण देखने को मिलता है। मतलब जो अम्बेडकर जी थे उन्होंने भी जो कि जब देखा कि बहुत सारे सुधार जो किए जाने चाहिए संवैधानिक आधार पे अस्पृश्य जाति को ऊपर लाने के लिए, संवैधानिक वैधानिक आधार पे, न्यायिक प्रशासनिक आधार पे, वो सब जो कि विफल रहे हिंदू समाज में। तो अंत में जो कि इनको जो कि सुधार जो ये मतलब कि अस्पृश्यों के संबंध में जो सुधार का परिप्रेक्ष्य रखते थे उसको छोड़ के ये भी धर्मांतरण के परिप्रेक्ष्य से ही जो कि अस्पृश्यों का उन्मूलन की बात स्वीकार कर लेते हैं, इसलिए जो कि ये भी अपना धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। ठीक है, फिर देखो धर्मनिरपेक्षता आंदोलन है। धर्मनिरपेक्ष शिक्षा को ग्रहण करके तथा आर्थिक एवं राजनीतिक शक्ति को प्राप्त करके अपनी परिस्थिति को ऊंचा उठाने की प्रक्रिया भी अस्पृश्यता उन्मूलन हेतु किया गया एक प्रमुख प्रयास है जो हाल के वर्षों में विशेष रूप से प्रचलित है। देखो इस संबंध में किसका स्टडी है, O.M. लिंच का। इन्होंने देखो आगरा के जाटों का अध्ययन किया और साथ ही यह वर्तमान में भारत सरकार की नीति का भी प्रमुख पक्ष रहा है। मतलब अगर हमको अस्पृश्यता को समाज से खत्म करना है तो कौन सी नीति अपनानी पड़ेगी, समाज को धर्मनिरपेक्ष बनाना पड़ेगा। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष शिक्षा लानी होगी, जो अस्पृश्य जाति उनकी परिस्थिति को ऊंचा उठाना पड़ेगा, आर्थिक और राजनीतिक शक्ति उनको देना पड़ेगा, तब जो कि समाज से अस्पृश्यता समाप्त हो जाएगी। ये स्टडी है O.M. लिंच की, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हमने कुछ सुधारवादी आंदोलन देखे। ठीक है, कुछ आंदोलन देखे जो इनके संबंध में सुधार किए गए थे। अब देखो राजनीतिक दलों द्वारा जो प्रयास किया गया उसको हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, देखो स्वतंत्रता पूर्व तथा स्वतंत्रता के पश्चात विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा भी अस्पृश्यता के उन्मूलन एवं अस्पृश्य जातियों की परिस्थिति में सुधार हेतु प्रयास किए गए हैं। अम्बेडकर द्वारा स्थापित इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी तथा शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जो बाद में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में परिवर्तित हो गया और दलित पैंथर पार्टी द्वारा इस दिशा में प्रयास भी महत्वपूर्ण है। तो देखो अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए कुछ पार्टी का नाम याद रखो, ये जरूर मेंशन करना। जैसे अम्बेडकर द्वारा स्थापित जो है आपका इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी है, ठीक है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, और जो दलित पैंथर पार्टी है, ये जो कि कुछ ऐसी पार्टियाँ रही हैं जिन्होंने राजनीतिक पार्टी हैं, राजनीतिक दल हैं जिन्होंने अस्पृश्यता उन्मूलन के संबंध में कार्य किए हैं। फिर देखो
हाल में जो बहुजन समाजवादी पार्टी बीएसपी जो यूपी की मायावती की पार्टी है, इसने भी इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किया है। तो यहाँ पे देखो कुछ राजनीतिक पार्टियां जो बहुत सारी जो कि प्रयास कर रही हैं ताकि अस्पृश्यता को एक सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति जो कि मजबूत प्राप्त हो, जिससे वो समाज में ऊपर आ सके और ये जो अस्पृश्यता की भावना है वो दूर हो सके। फिर देखो सरकार द्वारा भी कुछ प्रयास किए गए हैं। यद्यपि ब्रिटिश शासन द्वारा विभिन्न आंदोलन के प्रभाव में अस्पृश्यता उन्मूलन हेतु कई प्रयास आरंभ हो चुके थे, परंतु इनका व्यवस्थित स्वरूप जो कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ही दिखाई पड़ता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार द्वारा एक समतामूलक आधुनिक समाज के निर्माण का लक्ष्य सामने रखा गया और लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में अछूतों की परिस्थिति में सुधार एवं अस्पृश्यता उन्मूलन हेतु कई महत्वपूर्ण प्रयास किए गए, जिसे हम 2 भागों में बांटकर देखेंगे। देखो स्वतंत्रता के बाद किस तरह के प्रयास किए गए अस्पृश्यता या अछूतों को जो भावना है इसको दूर करने के लिए, उनकी परिस्थिति को मजबूत करने के लिए कुछ और प्रयास किए गए। इसमें देखो संवैधानिक और वैधानिक प्रयास है पहला, और दूसरा एक देखो क्या है आपका विकास कार्यक्रम, मतलब कुछ योजनाएं या कार्यक्रम है जिसके द्वारा जो कि इनकी परिस्थिति में सुधार करने की कोशिश की। तो पहले हम देखते हैं संवैधानिक और वैधानिक प्रयास, ठीक है, उसको देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट देखो यहाँ पे, पहला पॉइंट करें संविधान के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 341(2) के तहत संसद किसी भी जाति समूह को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल कर सकती है ताकि उनके कल्याण हेतु विशेष प्रावधान किया जा सके। देखो 341(2) के तहत क्या किया जा सकता है कि किसी भी जाति समूह को अनुसूचित जाति समूह में शामिल करके जो उनको बेनिफिट, स्पेशल बेनिफिट मिला है वो उनको भी दिया जा सकता है। फिर देखो आर्टिकल 46 जो आपका DPSP का है, यह राज्य को निर्देश देता है कि वो पिछड़े वर्ग विशेषकर अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए शैक्षिक एवं आर्थिक हितों की रक्षा करे एवं उन्हें सामाजिक अभ्यास एवं सभी तरह के शोषण से बचाए। ऐसा आपका DPSP भी कहता है। हमारे संविधान निर्माताओं ने इस तरह का प्रावधान किया था क्योंकि उनको पता था कि ये जो अस्पृश्यता है इसको समाज से कैसे भी खत्म भी करना है। ठीक है, फिर अनुच्छेद 14 देखो सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता का अधिकार प्रदान करता है। मतलब जो अगर अस्पृश्य जाति है उसको भी कानूनी कोई सहायता चाहिए तो वो भी जो कि अमीर आदमी हो चाहे गरीब आदमी हो, उन सबके समक्ष जो कि समान रूप से अपना कार्य वो मतलब समान रूप से सहायता ले सकता है, उसमें कोई विभेद नहीं आएगा। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट अनुच्छेद 15 जो है आपका आर्टिकल 15 जो आपका मौलिक अधिकार है, इसमें क्या कहा जा रहा है, धर्म। देखो पहले यहीं पे धर्म और जाति, ठीक है, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर सामाजिक या शैक्षणिक भेदभाव को प्रतिबंधित किया गया है। मतलब कोई भी व्यक्ति इस आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ जो कि भेदभाव नहीं कर सकता। सेकंड देखो एक काफ़ी जो कि टफ कानून बहुत ही अच्छा बनाया गया है अनुच्छेद 17 जो कि अस्पृश्यता का अंत करता है और इस पर आधारित किसी भी आचरण को दंडित घोषित करता है। मतलब इस पर जो कि दंड देने का भी प्रावधान किया गया है। बाद में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 और नागरिक सुरक्षा अधिकार अधिनियम 1976 के तहत इस कानून को और भी सख्त बनाया गया है। तो आप ये एक्ट भी याद रखिएगा, आर्टिकल 17 भी याद रखिएगा और ये जो है आपका अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 तथा नागरिक सुरक्षा अधिकार अधिनियम 1976 जो है इनको जरूर मेंशन कीजिएगा जब भी अस्पृश्यता संबंधी कोई क्वेश्चन आता है तो। फिर देखो आर्टिकल 340 में क्या किया गया है, आर्टिकल 340 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की समस्याओं की जांच के लिए एक आयोग गठित करने का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 338 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के हितों के रक्षार्थ अनुसूचित जाति जनजाति राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है। मतलब एक देखो आयोग जो कमिश्नर है वो उसका या फिर जो कमीशन है उसका गठन करने का प्रावधान किया गया है, राष्ट्रपति गठन करेगा जो कि इन जो आपका निम्न जाति है या फिर अनुसूचित जाति जनजाति इनके हित में जो कि रिपोर्ट जो है कि आपको जो कि प्रेसिडेंट को सौंपेगी। फिर देखो आर्टिकल 16 जो आपका है, आर्टिकल 16 और आर्टिकल 330 एवं 332 द्वारा अनुसूचित जाति को अन्य जातियों के समकक्ष लाने के उद्देश्य से क्रमशः शासकीय नौकरियों में, मतलब आर्टिकल 16 जो कि शासकीय नौकरियों में संबंधित है, आर्टिकल 330 जो कि लोकसभा में और आर्टिकल 332 जो कि विधानसभा में उनकी संख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान करता है। मतलब इनको MLA MP, ठीक है, MP और जो कि सरकारी जो नौकरी है प्रशासनिक नौकरी उसमें जो कि आरक्षण देकर जो कि इनको जो कि अन्य जातियों के समान या समकक्ष लाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, अनुच्छेद 335 के तहत भी उनके लिए शासकीय नौकरी में 15% स्थान आरक्षित किया गया। मतलब ये जो 15% जो जॉब होगा वो इनके लिए होगा, कोई और जो कि ये जॉब नहीं ले सकता। यह आरक्षण केवल भर्ती में ही नहीं बल्कि उच्च पदों की पदोन्नति, आयु सीमा में छूट, योग्यता स्तर में छूट, अनुभव में छूट आदि के रूप में भी लागू है। मतलब इनको परीक्षण केवल जो कि भर्ती के लिए नहीं बल्कि और इनका और विकास हो सके, डेवलप हो सके, उसमें भी जो कि आरक्षण देने की बात कही जा रही है। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहा जा रहा है, इनके लिए शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए आरक्षण का प्रावधान एवं छात्रावासों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। फिर लास्ट पॉइंट देखो और क्या किया गया है, उपरोक्त के अलावा निम्न जाति के बच्चों के लिए कई अन्य सुविधाएं भी प्रदान की गई, जैसे पुस्तकों का प्रावधान, दोपहर का भोजन का प्रावधान, छात्रवृत्ति का प्रावधान, स्कूल यूनिफॉर्म, कोचिंग आदि का प्रावधान। ठीक है,
तो इस तरह से हमने देखा कुछ संवैधानिक और वैधानिक प्रावधान जो कि अस्पृश्य जातियों के समाज से अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए किया गया तथा इनकी परिस्थिति में सुधार करने के लिए किया गया। अब देखो कुछ विकास कार्यक्रम भी चलाए गए हैं इनकी परिस्थिति में सुधार के लिए। देखो क्या कह रहा है, जैसे क्या कार्यक्रम है आपका एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम, जिसको IRDP भी कहते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी 20 सूत्री कार्यक्रम। ठीक है, ये 20 सूत्री कार्यक्रम काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ग्रामीण रोजगार गारंटी जो कि अब मनरेगा बन गया, तो इसके तहत जो कि इनको जो कि रोजगार देने की बात कही जा रही है। ठीक है, ये कुछ स्कीम है जो इसके द्वारा जो भी इनके उत्थान की बात की जा रही है। 6वीं योजना के तहत इस दिशा में एक विस्तृत रणनीति भी बनाई गई थी, जिसके 3 महत्वपूर्ण घटक थे। जो 5 ईयर प्लान था उसमें, जो 6th 5 ईयर प्लान था उसमें जो कि विस्तृत रूप से एक रणनीति भी बनाई गई थी जो निम्न जाति समाज के अस्पृश्य जाति उनके उत्थान के लिए। देखो क्या कहा रहा है, विशेष संगठक योजना। देखिए एक विशेष संगठक योजना बनाया गया था जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा अनुसूचित जातियों के विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का परीक्षण या देखरेख करना होता है। मतलब कि जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार जो ये स्कीम चल रही है उसका देखरेख स्वयं करेंगे, जो आपका अनुसूचित जाति के विकास से संबंधित योजनाएं थी। ठीक है, फिर दूसरा करा विशेष केंद्रीय सहायता, विभिन्न राज्यों के अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संगठक योजना बनाना, मतलब इनको जो कि केंद्रीय रूप से सहायता मिलेगा। फिर थर्ड देखो राज्यों में अनुसूचित जाति विकास निगम की स्थापना करना। हर राज्य में जो कि जहाँ पे जो अनुसूचित जाति का परिपेक्ष ज़्यादा है वहाँ पर जो कि अनुसूचित जाति विकास निगम का स्थापना करना, ताकि ये उनसे संबंधित समस्याओं का समाधान कर सके और उनकी समस्या को सुन सके। तो इस तरह से देखो यहाँ पे इन 3 घटकों के संयुक्त प्रावधान ने अनुसूचित जाति के विकास हेतु कई कार्यक्रम चलाए जाते रहे हैं। उपरोक्त के अलावा स्वयंसेवी संगठनों एवं दलित साहित्यों द्वारा भी किए गए प्रयास इस दिशा में महत्वपूर्ण रहे हैं। फिर अब इसका देखो मूल्यांकन किया था, जो ये प्रयास किए गए हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। स्पष्ट अस्पृश्यता उन्मूलन हेतु कई रूपों में प्रयास किए गए और इनका परिणाम भी सामने आया है। और आज यह कहने में कोई भी संदेह नहीं कि अनुसूचित जाति के कई परिवार एवं व्यक्ति अपनी परिस्थिति को ऊंचा उठाने एवं अस्पृश्यता से निजात पाने में सफल भी हुए हैं इन विधानों, ये जो संवैधानिक प्रावधान और स्कीम चलाए गए हैं उसके द्वारा। बावजूद इसके यह भी सत्य कि यह उपलब्धि अपेक्षानुरूप नहीं रही है। ये आज भी आर्थिक, शैक्षिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं तथा कई निरीक्षताओं का सामना कर रहे हैं। आज भी गाँव में इनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार जो कि देखा जा सकता है। प्राथमिक विद्यालय में अछूत बच्चों के साथ उपेक्षापूर्ण बर्ताव जारी है, जिसकी पुष्टि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के तहत इनके साथ किया जाने वाला भेदभावपूर्ण व्यवहार है। तो अभी भी देखो ऐसा नहीं कि ये जो विकास कार्यक्रम या संवैधानिक प्रावधान है इसके द्वारा सब कुछ सुधार हो गया, नहीं, अभी भी बहुत जो कि कह लो इलीगल तरीके से, मतलब कई कानून तो है पर फिर भी जो कि समाज में जो कि इनके साथ भेदभाव किया जा रहा है विभिन्न रूपों में। ठीक है, फिर देखो सरकार के आरक्षण की नीति के बावजूद हर धर्मी सामाजिक शक्तियों ने अछूत जातियों के विकास में अवरोध उत्पन्न किए हैं, ऐसा योगेश सिंह का जो कि स्टडी बताता है। फिर देखो संवैधानिक प्रावधानों को जो लाभ दिया गया, मतलब जो आरक्षण का प्रावधान किया गया है वास्तव में विशिष्ट क्षेत्रों में कुछ प्रमुख जातियों तक ही सीमित है। मतलब जो एक कुछ किसी जैसे जो दलित जाति में एक अभिजात वर्ग है, मतलब जो उच्च दलित जाति में भी जो एक विशिष्ट कुछ लोग हैं जो जिनके पास शक्ति आर्थिक स्थिति से मजबूत है, केवल वही जो कि आरक्षण का लाभ ले रहा है। बाकी एक बहुत बड़ी जनसंख्या जो दलित जाति के वो जो कि आरक्षण का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह की भी यहाँ पे बातें कही जा रही है। तो यहाँ पर देखो कंक्लूजन की बात करते हैं। अतः निष्कर्ष है कि अस्पृश्यों के संवैधानिक अधिकार एवं विकास योजनाएं अब तब तक अर्थपूर्ण नहीं है जब तक ये जातियां निर्धन, अशिक्षित एवं असंगठित तथा पृथक्करण की शिकार है। इन तत्वों को दूर करके संवैधानिक प्रावधानों एवं विकास योजनाओं द्वारा अपेक्षित सफलता प्राप्त की जा सकती है और आज इस प्रक्रिया में स्वयंसेवी समूहों का सहयोग सर्वाधिक अपेक्षित है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक मूल्यांकन भी देख लिया। अब देखो अस्पृश्यता के बारे में गांधी और अम्बेडकर के विचार। देखो ये पूरा एक बड़ा सा विचार है, हमने अभी पीछे भी पढ़ा था, तो यहाँ तक का ये विचार है। तो देखो मैं आपको यहीं पे शॉर्ट में समझा दूँ ये क्या विचार है। देखो अस्पृश्यता को ख़त्म करने के गांधी के और अम्बेडकर के विचार हैं। तो जो आपके गांधी जी हैं वो कहते हैं कि अस्पृश्यता को जो कि ख़त्म करना है, तो इसके लिए क्या करना होगा, जो वर्ण व्यवस्था है उसमें सुधार करना होगा। साथ ही जो लोग हैं जो अस्पृश्यता के संबंध में बुरा समझते हैं उनके हृदय परिवर्तन करना होगा। ये जो कि गांधी जी का मानना है। इस आधार पर जो कि हम समाज से अस्पृश्यता को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये जो कि अस्पृश्यता को जो कि जाति व्यवस्था के अंतर्गत ही जो कि इसको समाप्त करने की बात करते हैं लोगों के हृदय परिवर्तन के साथ। जबकि वहीं अम्बेडकर का विचार देखोगे तो अम्बेडकर जो है कि दलित वर्ग में सुधार करना चाहते हैं, मतलब जो इनके जो सामाजिक कार्य क्रियाकलाप जो ये कर रहे हैं वो उसको छोड़ दे, जैसे मांस खाना
और जो कि मैला ढोना, ये सब जो कार्य कर ये इसको छोड़ दे, और जो कि इनको जो कि विभिन्न जो इनमें सुधार हो, इनको जो कानूनी सहायता है वो भी मिली जाए, जो इनके संबंध में जो कानून बनाएंगे उसको सख्ती से लागू किया जाए, ताकि इनका जो कि न्याय इनके साथ जो कि न्याय हो सके। और दूसरी बात, अगर दलित वर्गों में सुधार नहीं हो रही है, नहीं हो पा रहा है काफ़ी अच्छे से, तो ये दूसरा ऑप्शन बताता है कि धर्मांतरण कर ले, मतलब जो आपका हिंदू समाज है, हिंदू धर्म में आप शामिल, आप उसको छोड़कर कोई और धर्म को जो कि प्राप्त कर लो। या फिर एक और रास्ता है धर्मनिरपेक्ष समाज की स्थापना करना। इसमें जो कि देखो जो समानता का अधिकार है, जो आधुनिक मूल्य, उस आधार पे जो कि धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के आधार पे जो कि इनमें जो कि जागरूकता लानी होगी, और समाज के अन्य लोगों में भी जागरूकता लानी होगी, ताकि समानता का व्यवहार किया जा सके, और इनको जो भी प्रोटेक्शन दिए गए कानून के द्वारा, और जो भी इनके मौलिक अधिकार, जैसे अस्पृश्यता का आर्टिकल 70 में एक मौलिक अधिकार दिया गया है, किसी भी तरह का अस्पृश्यता वाला आचरण जो कि दंडनीय अपराध है, तो इन सबको सख्ती से लागू किया जाए, और जो कि धर्मनिरपेक्ष जो कि शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाए। तो इस आधार पर भी देखोगे आपका जो कि अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जा सकता है। तो यही तीन चार बातें जो कि इनके विचारों में अंतर की बात करता है अस्पृश्यता के बारे में गांधी और अम्बेडकर के। तो यही सब बातें यहाँ पे लिखी थी, मैंने आपको शॉर्ट में यहाँ पे समझा दिया है, क्योंकि बहुत सारी पहले भी हमने इनको गांधी जी के विचार और अम्बेडकर जी के विचार को डिटेल से पढ़ा था। अब देखो यहाँ पे समानता एवं सामाजिक न्याय का विचार है, एक ये कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे समझने की बात करते हैं कि ये क्या है। परंपरागत भारतीय समाज जाति सोपानों पर आधारित एक ऐसे असमानता मूलक व्यवस्था के रूप में बदल गया था, जहाँ सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों में शोषण और सामाजिक असमानता व्याप्त थी। मतलब ये जो असमानता है, इसी को समाप्त करके जो कि समानता का भाव और सामाजिक न्याय को लाना होगा भारतीय समाज में। तो इसके लिए देखो क्या है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात लोकतांत्रिक मूल्यों के परिप्रेक्ष्य में समता मूलक सामाजिक व्यवस्था व सामाजिक न्याय के लक्ष्य को स्वीकार किया गया, और इसकी प्राप्ति हेतु कई रूपों में प्रयास भी प्रारंभ किए गए। देखो जब आज़ादी हुआ तो भारतीय समाज में जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं, ठीक है, लोकतांत्रिक मूल्य का समावेश हुआ, तो सभी को जो कि एक समता मूलक सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करने की बात की गई, मतलब सभी को समान दर्जा मिले, सभी के साथ समान व्यवहार किया जाए। तो इसके लिए देखो कई प्रयास भी किए गए, जिससे सामाजिक न्याय जो कि का जो लक्ष्य है वो प्राप्त हो सके। तो देखो इसको जो कि दो भागों में बांट के हम लोग देखते हैं। पहला करें, पहले प्रयास में बोला जा रहा है कि अवसरों की औपचारिक समानता, दूसरा करें संरक्षणात्मक भेदभाव। तो संरक्षणात्मक भेदभाव भी हम देखेंगे क्या है, और अवसरों की औपचारिक समानता क्या है, ये भी हम लोग यहाँ पे अभी देखेंगे। तो देखो अवसरों की औपचारिक समानता के अंतर्गत संविधान द्वारा जाति, लिंग, धर्म के आधार पर बिना कोई भेदभाव किए सबको समान अवसर प्रदान किया गया है। इन प्रयासों के अलावा अवसरों की समानता के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु संरक्षणात्मक भेदभाव की नीति को अपनाया गया है। मतलब ये जो दूसरा वाला पॉइंट है, ये इसको प्राप्त करने के लिए ये नीति अपनाई गई है, ठीक है, जिसके अंतर्गत किसी समूह विशेष को एक श्रेणी में श्रेणीकृत करके उनको विशेष कल्याणकारी सुविधा देकर, शिक्षा तथा नौकरियों में आरक्षण देकर अन्य वर्गों के समकक्ष लाने का प्रयास किया गया, ताकि समाज में विद्यमान संरचनात्मक असमानता के बावजूद सामाजिक समानता एवं न्याय के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। कहने का मतलब जो सामाजिक विभेद की नीति है, यहाँ पे देखो जो सेकेंड वाला पॉइंट था आपका क्या था, संरक्षणात्मक भेदभाव, मतलब कि जो अस्पृश्य जाति या निम्न जाति है, इनको जो कि ऊपर उठाने के लिए जो कि अन्य जातियों से कुछ इनको जो कि विशेष अधिकार देने होंगे, इनके संबंध में विशेष कल्याणकारी योजनाएं या सुविधाएं देनी होंगी, जो कि एक तरह से भेदभाव होगा सभी लोगों के साथ, क्योंकि अन्य लोगों को विशेष सुविधाएं नहीं मिले, जबकि जो निम्न जाति समाज के उनके साथ उनको जो कि विशेष सुविधाएं मिलेगी। इसलिए इसको क्या कहा जा रहा है, भेदभावपूर्ण नीति, ठीक है। तो ये जो विशेष कल्याण के साथ किया जाएगा, इनको शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण देने की बात कही जा रही है, और अन्य वर्गों के समकक्ष लाने की बात की जा रही है। तो ये जो आरक्षण देकर इनको ऊपर उठाने की बात की जा रही है, यही भेदभाव की नीति है, और इसी तरह जो कि सामाजिक न्याय प्राप्त करने की और सामाजिक समानता लाने की बात के लक्ष्य को प्राप्त करने की बात की जा रही है, ठीक है। इसके अंतर्गत यहाँ देखो इसके अंतर्गत मुख्य रूप से 3 समूहों के लिए संरक्षणात्मक भेदभाव की सुविधा प्रदान की गई है। कौन कौन समूह, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। आरक्षण का प्रावधान देखोगे इन्हीं को ही मिला है, तो इसलिए इन्हीं के लिए जो कि संरक्षणात्मक भेदभाव की जो नीति है अपनाई गई है। फिर देखो संरक्षणात्मक भेदभाव की इस नीति के अंतर्गत कई प्रावधान किए गए। देखो कैसे इसको अपनाया जा रहा है, इसके लिए कई प्रावधान किए गए। जैसे देखो संविधान के अनुच्छेद 17 में जो कि अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध, इसको उन्मूलन के लिए एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया। फिर सेकेंड देखो अनुच्छेद 15 के अंतर्गत अनुसूचित जाति को दुकानों, होटलों, कुओं, तालाबों एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों का प्रयोग करने के समान अधिकार दिए गए हैं। मतलब सभी को जो कि हर कोई भी सार्वजनिक स्थल का प्रयोग कर सकता है। फिर थर्ड देखो बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976 पारित किया गया, जिससे असंख्य निम्न जातियों के मजदूर
मजदूरों को सुरक्षा प्राप्त हो सके। संविधान के अनुच्छेद 46 के अंतर्गत अनुसूचित जाति के आर्थिक एवं शैक्षणिक हितों को प्रोत्साहित करने तथा उन्हें सभी प्रकार के शोषण एवं अन्याय से बचाने के लिए जिम्मेदारी राज्य को सौंपी गई है। फिर देखो आर्टिकल 335 के द्वारा उन्हें जन सेवा में आरक्षणों का दिया गया है, मतलब उनको जन सेवाओं में आपको आरक्षण दिया गया है। आर्टिकल 330-332 द्वारा उनको लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के प्रतिनिधित्व द्वारा प्रदान किया गया है, ठीक है, मतलब उनको उसमें भी आरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 332 द्वारा इनके लिए किए गए प्रावधानों के क्रियान्वयन की देखरेख के लिए केंद्र में विशेष अधिकारी की नियुक्ति करने का प्रावधान करता है। आर्टिकल 300 जो हमारा संविधान है जो कि इनके लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान करेगा। इस तरह से जो कि इनके साथ इनमें जो कि संरक्षणात्मक भेदभाव की नीति अपनाई जा रही है। फिर देखो 8वां पॉइंट क्या बोला, केंद्र में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए एक कमिश्नर का पद सृजित किया गया है जो इनके हित में जो कि काम करेगा और इनसे समस्याओं को जो कि केंद्र सरकार को अवगत कराएगा। अनुसूचित जातियों के कल्याण एवं विकास के लिए जो कि पंचवर्षीय योजनाओं का एक विशेष भाग जो कि नियत किया गया था। तो इस तरह के कुछ जो कि प्रयास जो कि जारी है आपका भेदभाव जो संरक्षणात्मक भेदभाव है इस आधार पर जो कि इनको ऊपर उठाने की बात की जा रही है। अब इसका मूल्यांकन करते हैं। समानता एवं सामाजिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संरक्षणात्मक भेदभाव के अंतर्गत आरक्षण की नीति की आलोचना भी कई रिपोर्ट में की गई। देखो जो आरक्षण की नीति के द्वारा इनके साथ जो कि संरक्षणात्मक भेदभाव किया जाता था, तो इस आरक्षण की नीति का भी जो कि आलोचना की गई है। देखो क्या क्या आलोचना की गई है। पहला पॉइंट देखो यहाँ पे कहा जा रहा है आपका, यह भारतीय समाज को खंडात्मक रूप से विभक्त करने में योगदान देता है, जिसका परिणाम जातिवाद अंतर्जातीय विवाद के रूप में सामने आया और जिससे राष्ट्रीय एकता के समक्ष खतरा उत्पन्न किया है। देखो अगर आप किसी एक जाति को विशेष प्रावधान दोगे, उनको जो आरक्षण दोगे, जबकि जो अन्य समाज में उच्च जाति आ रही है उनको आरक्षण नहीं मिल रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, जातिवाद बढ़ रहा है, ठीक है। और जाति का राजनीतिकरण भी हो रहा है, वोट बैंक के कार्ड भी, ये सब चीज़ें होती है, ठीक है। तो इससे जो कि भारत की राष्ट्र है, जो इंडिया है, उसकी एकता की समझ जो कि आप देखो खतरा उत्पन्न के रूप में देखा जा रहा है, खतरे के रूप में इसको देखा जा रहा है आज के समय में। फिर देखो इससे नागरिक सेवाओं का राजनीतिकरण हो रहा है तथा प्रशासनिक कुशलता दुष्प्रभावित हुई है। साथ ही अधिकारी गणों के क्रियाकलापों में भी जातिवाद प्रवेश किया गया है। तो इस तरह के भी जो कि आरक्षण का जो कि आपको देखो एक कमी नज़र आएगा। साथ ही इसके विरोध में तीसरा तर्क इस नीति के पिछले 60 वर्षों के अनुभव एवं परिणामों के संदर्भ में दिया जाता है। मतलब कहने का मतलब पिछले 60 साल से, अभी तो मान के चलो 60 नहीं, लगभग 70 साल से यह नीति जो कि लागू है, लेकिन 70 सालों से ये नीति लागू होने के बावजूद भी इसके परिणाम जैसे अपेक्षित किए जाते थे वैसे अभी तक आए नहीं है। बस कुछ ही मतलब जो निम्न जाति के लोग हैं उनमें से बस कुछ ही विशेष वर्गों को इसका लाभ मिला है। बाकी बहुत बड़ी संख्या में जो बहुत से लोग हैं उनको वो जो कि अभी भी ये इस लाभ से अपरिचित है या दूर है, ठीक है। तो इस आधार पर जो कि आरक्षण नीति का भी क्रिटिसिज्म किया जाता है। अब देखो वही 60 साल में क्या कमी रह गई, लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में बहुत से अनुसूचित जाति एवं जनजाति प्रतिनिधि अपने चुनाव क्षेत्र की समस्याओं को ठीक से रख भी नहीं पाते हैं। सेवाओं एवं शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण से कुछ ही जातियों एवं जनजातियों को लाभ हुआ है, सभी को लाभ नहीं हुआ है। आरक्षण को वर्तमान में पिछड़ों के उत्थान के बजाय राजनीतिक दलों द्वारा वोट बैंक के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। जैसे राजस्थान के गुर्जर और आंदोलन में राजनीति, जैसे गुर्जर और मीणा जो राजस्थान की जातियां हैं उनमें जो कि इस तरह की राजनीतिकरण जो कि आंदोलन देखे जाते हैं, ठीक है। तो मतलब जो कि एक तरह से जो पिछड़े जाति का जो उत्थान की बजाय ये जो कि अब राजनीतिक वोट बैंक की रणनीति बन गई है। फिर देखो वर्तमान में पिछड़ी जातियों में से एक ऐसे अभिजन वर्ग का विकास हुआ जो आरक्षण का पूरा लाभ हड़प लेता है। वही मैंने जो बोला कि कुछ विशेष लोग हैं, कुछ छोटे समूह हैं जो आरक्षण का पूरा लाभ हड़प रहा है, बाकी जिनको जो कि इसकी ज़रूरत है उनको ये लाभ मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। तो इसी तरह पे देखो कहा जा रहा है संरक्षणात्मक भेदभाव की नीति के मुख्यतः आरक्षण की नीतियों के विरोधी, खासकर जो आरक्षण की नीति के विरोधी हैं, उपरोक्त तर्कों के अलावा इसके पक्ष में भी निम्न तर्क महत्वपूर्ण है। मतलब कि जो आरक्षण है अभी हमने इसकी आलोचना देखी थी, लेकिन अब इसके कुछ सकारात्मक पॉइंट भी है वो भी यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है। क्या क्या सकारात्मक पॉइंट है। परंपरागत जाति समाज जो असमानता मूलक व्यवस्था को परिलक्षित करता है, इसमें केवल औपचारिक समानता के प्रयास वास्तविक समानता एवं सामाजिक न्याय के लक्ष्यों को प्राप्त करने में कभी भी सफल नहीं हो सकते। मतलब जो परंपरागत जाति व्यवस्था था आपका, उसमें जो कि असमानता मूलक जो व्यवस्था थी उसको आप बिना आरक्षण की नीति का जो कि सफल नहीं कर सकते। मतलब उनको आरक्षण देकर ही उनमें समानता के भाव ला सकते हैं और सामाजिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।
वही बात यहाँ पे कर रहा है, सरकार द्वारा किसी भेदभाव के प्रदान की गई सुविधाओं एवं अवसरों को पूरा लाभ समाज के अभिजन वर्ग जो मुख्यतः जाति संस्करण में भी उच्चतर विद्वान हैं। मतलब कहने कि अगर सरकार जो कि आरक्षण नीति नहीं लाएगी और इनके लिए जो लाभ या योजनाएं बनाएंगी तो जो समाज का उच्च वर्ग है, उच्च जाति है, उसको ज़्यादा इसका लाभ मिलेगा, जबकि निम्न जाति तक वो लाभ नहीं पहुँच पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो कि आरक्षण का प्रावधान करना जरूरी हो जाता है। इससे देखो दलित हमेशा जो कि दलित ही बने रह जाएंगे। अतः संरक्षणात्मक भेदभाव की नीति व आरक्षण एक ऐसा तरीका जिससे जो कि समतामूलक समाज की स्थापना की जा सकती है, वह शोषण का अंत कर सामाजिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। उपरोक्त दोनों पक्षों पर विचारों उपरांत निष्कर्ष है कि संरक्षणात्मक भेदभाव की उपरोक्त नीति समतामूलक समाज की स्थापना हेतु अपरिहार्य है। आवश्यकता है इनमें कुछ नीतिगत संशोधन की जिससे इसमें नीति निहित कमियों को दूर किया जाए और इनका लाभ जो कि उन लोगों तक प्राप्त हो जो वास्तव में पिछड़े हुए हैं। देखो यहाँ पे जो कि दोनों पक्षों की बात की गई, आरक्षण के पक्ष में और आरक्षण के विपक्ष में जो तर्क दिए गए, दोनों आधार पे यही कह रहा है कि भारत में जो कि आरक्षण की जो संरक्षणात्मक भेदभाव की नीति है उसको लागू करना चाहिए। इसी से जो कि भारत की समतामूलक समाज की स्थापना की जा सकती है और इसमें जो निहित आरक्षण में जो निहित कमियाँ नहीं है, जो जिसके साथ इसकी आलोचना की जा रही है, उनको दूर कर उस पर फिर से विचार करके उनको दूर करने की बात की जानी चाहिए। कुछ विद्वानों द्वारा जो आरक्षण के पक्षधर हैं, जाति की अपेक्षा इसके आर्थिक आधार की आवश्यकता पर बल देना भी कुछ हद तक तर्कसंगत प्रतीत होता है, परंतु इसके लिए न केवल पिछड़ी जाति के लोगों की सहमति जरूरी होगी बल्कि इसके लिए जनमत निर्माण द्वारा ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करना होगा जिससे कि वास्तविक जरूरतमंद को आरक्षण का लाभ प्राप्त हो सके। अभी देखोगे आप आर्थिक आधार पर भी जो उच्च जाति में जो आर्थिक रूप से जिनका इनकम कम है उनको भी जो कि आरक्षण नीति 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ये भी जो ऐसा महसूस किया जाता है इसको भी अब जो कि लागू कर दिया गया है ताकि इनका जो कि जो उच्च जाति में भी जो निम्न लोग हैं उनको भी समाज में ऊपर लाया जा सके। तो ये यहाँ पे देखो, अब यहाँ तक ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया आरक्षण की बात या फिर अस्पृश्य जाति को ऊपर लाने की बात। अब देखो जो हमारा अगला टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक है दलित चेतना। ठीक है, मतलब जो दलित वर्ग था समाज में उनमें जो चेतना आती है और वो जो कि अपने पक्ष के लिए जो कि काम करना शुरू करते हैं उसकी बात करें। तो यहाँ पर देखो पहले परिभाषा दी जा रही है कि दलित चेतना क्या है या फिर दलित क्या है। वे देखो दलित के बारे में यह परिभाषा बता रहा है, वे हिंदू जातियां जिनके संपर्क में आने पर उच्च जाति के हिंदुओं को शुद्धिकरण करना पड़े दलित कहलाते हैं। मतलब कि वो कुछ जातियां हैं, अगर इनके ये जो जाति है इनके संपर्क में कोई उच्च जाति आ गया तो इसको अपना शुद्धिकरण करना पड़े तो इस जाति को जो कि दलित कहा जाएगा, ऐसा यहाँ पर परिभाषा में बताया जा रहा है। और जो भारतीय समाज देखो यहाँ पे, और जो भारतीय समाज में जाति व्यवस्था के अंतर्गत सबसे निचले अवस्था पर अवस्थित है उसे वही जो कि दलित है। जो भारतीय समाज में जो जाति व्यवस्था सबसे नीचे जो निम्नतम स्तर पर है वो उसे ही दलित कहा गया। दलित एक मराठी शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है धरती अथवा टूटे हुए खंड और इसे सबसे पहले जो कि महाराष्ट्र में दलित पैंथर्स द्वारा प्रचलन में लाया गया। मतलब जो दलित चेतना है उसको सबसे पहले जो महाराष्ट्र में दलित पैंथर है ये समूह है इसके द्वारा जो कि सबसे पहले लाया गया था। फिर देखो तत्पश्चात इस परिभाषा को व्यापक बनाने के प्रयास में किसी भी दबे कुचले समूह के लिए इसका प्रयोग किया जाए। जो दलित वर्ग है इसके परिभाषा को और व्यापक बनाया गया। अब इसमें जो कि कोई भी समाज का वर्ग हो चाहे वो किसी भी जाति से, अगर वो दबा कुचला समूह है तो उसे दलित कहा जाने लगा। ठीक है, फिर वही यहाँ पे वही सब इनकी डेफिनेशन की बात करता है। अब यहाँ पे देखो एक आंकड़ा बताता है कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार वे 16.6 करोड़ थे से भी अधिक थे, मतलब कि पूरी जनसंख्या का 16.2%। कहने का मतलब जो दलित की आपको पता होना चाहिए कि भारत में इनकी जनसंख्या कितनी है, तो जितनी भारत की जनसंख्या उसकी 16.2% जो कि 2001 में थी। अभी हम 2001 के बजाय 2021 में आ गए, मतलब 20 साल आगे आ गए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कम से कम नहीं तो 18% अब इनकी जो कि जनसंख्या हो चुकी होगी। ठीक है, तो अगर कभी भी आता है तो आप लिख सकते हो कि इनकी जो जनसंख्या है भारतीय जनसंख्या के 18% के लगभग है। ठीक है, ऐसा कहीं मैंने एक न्यूज़ आर्टिकल में पढ़ा था काफ़ी पहले, 4-6 महीने पहले, तो वही मुझे याद आ रहा है। कोई ऐसा सच रिपोर्ट नहीं है, मैंने गूगल करने की कोशिश की पर कुछ ऐसा मिला नहीं इनके जनसंख्या के संदर्भ में। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर 2001 में जो कि 16% रही होगी तो अभी जो कि 18% के लगभग हो चुकी होगी। फिर देखो ये जो कि पूरे देश भर में फैले, आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ ये फैले हुए हैं दलित जाति। उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा व महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों में वे अधिक संघनित है। उनकी आबादी तमाम संसदीय एवं विधानसभा चुनावी क्षेत्रों में फैली हुई है और देश में ये निर्वाचक गण के लगभग 1/3 हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दलित जो कि सिर्फ जाति में नहीं है, वर्गों में भी दलित की कॉन्सेप्ट आ गई। मतलब जो भी समाज का दबा कुचला लोग है वो दलित है। वही बात कहा जा रहा है, यहीं पे बताया जा रहा है कि दलित जो कि सिर्फ जाति तक सीमित नहीं बल्कि वर्गों में भी दलित की कॉन्सेप्ट देखी जा सकती है।
वही यहाँ पे कह रहा है दलित न सिर्फ निम्न जाति की श्रेणी में ही ताल्लुक़ रखते हैं बल्कि वे भारतीय समाज के निम्न वर्ग की श्रेणी में भी ताल्लुक़ रखते हैं। अब देखो दलित की कुछ योग्यताएँ रही है जो हमने अभी आगे पढ़ा था कि मंदिर में इनका प्रवेश वर्जित था और इनको जो कि जूता चप्पल नहीं पहनने का अधिकार था और कमर तक ही कपड़े पहनने का अधिकार था, सोने का आभूषण जो कि ये नहीं पहन सकते थे, नगर में इनका प्रवेश वर्जित था, ये पक्के ईंटों का मकान ये नहीं बना सकते थे और जो कि आपका जो गाँव था उसके दक्षिण साइड में इनको रहना होता था। अब जो कि सुबह और शाम इनको चलना मना था सड़कों पर क्योंकि उच्च जाति में इनकी परछाई पड़ सकती थी। तो इस तरह की जो काफ़ी नियोग्यताएँ रही हैं उसी की बात यहाँ पे कह रहा है। और साथ में देखो कुछ और भी बात कर रहा है कि यहाँ पे देखो फूल मेहंदी आदि का प्रयोग स्त्रियों के लिए करना अधिकार नहीं था, मतलब उनको वर्जित किया गया था। ठीक है, एक देखो ये भी काफ़ी अजीब पॉइंट है, पुरुष बाल नहीं कटवा सकते थे। इस तरह का मतलब यहाँ तक कि इनका रोक टोक था कि वो बाल भी नहीं कटवा सकते थे। कह सकते हो आपको आप सीधा सा कि उनके शरीर पर उनका अधिकार नहीं था जो आपका दलित जाति था। तो ये कुछ नियोग्यताएँ की बात कर रहा है यहाँ पे। अब देखो वही आगे देखो, दलित जाति की उपरोक्त नियोग्यताओं का वितरण भारतीय समाज में असमान था। कुछ क्षेत्रों में जहाँ इनकी संख्या अधिक थी ये नियोग्यताएं कमज़ोर थी तथा जहाँ इनकी संख्या कम थी वहीं ये नियोग्यताएं कठोर थी। चूँकि जाति व्यवस्था का आधार धर्म था और परंपरागत भारतीय समाज जो कि धर्म प्रधान समाज था, इसके फलस्वरूप जो धर्म आधारित मूल्य व्यवस्था के तहत दलित जाति की इस व्यवस्था को न केवल समाज द्वारा वैधता प्राप्त थी बल्कि दलित भी इसे मान्यता देते थे कि इन नियोग्यताओं का उल्लंघन करना पाप समझते थे। कहने का मतलब जो भारतीय समाज था वो धर्म पर आधारित था। ठीक है, धर्म पर आधारित था। अब भारतीय समाज जो परंपरागत भारतीय समाज था वो धर्म प्रधान समाज था। इसके फलस्वरूप जो कि धर्म आधारित मूल्य व्यवस्था के तहत दलित जाति की इस व्यवस्था को न केवल समाज द्वारा मतलब जो समाज था उसको मतलब जो दलित जाति की स्थिति है या ये व्यवस्था है उस समय का जो समाज था उसको वैधता देता था और बल्कि जो दलित जाति थी वो स्वयं भी इसको मान्यता देती थी। इस तरह की नियोग्यताओं का अगर वो उल्लंघन करते तो उसे पाप समझते थे। जो उन पर पाबंदियाँ या बंदिशें थी अगर उसका उल्लंघन दलित जाति करता तो दलित जाति स्वयं उसको जो कि पाप समझता था। तो इस तरह से जो कि उसको सामाजिक वैधता भी प्राप्त थी धार्मिक प्रभाव के कारण। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे दलित चेतना जो टॉपिक था उसकी बात यहाँ से शुरू होती है। इस तरह की नियोग्यता उन पे है, इस तरह की उनकी स्थिति, अभी ये सब कुछ हमने जान लिया। अब देखते हैं दलित चेतना कैसे होता है। अंग्रेजों के आगमन के साथ आधुनिकता के मूल्यों का प्रसार प्रारंभ हुआ, फलस्वरूप धर्म का प्रभाव कमजोर हुआ। ठीक है, दलितों को अपनी स्थिति के बारे में प्रदान की गई वैधता कमजोर हुई। साथ ही नवीन मूल्यों के परिप्रेक्ष्य में उनमें अपनी जाति के लिए चेतना का उद्भव हुआ जिनको दलित चेतना कहते हैं। मतलब जो आधुनिक मूल्य आए, अंग्रेज आए, पश्चिमीकरण हुआ भारतीय समाज का, इस संदर्भ में जो कि उनको दलित चेतना का जो कि एहसास हुआ। ठीक है, मतलब वो दलितों में चेतना का उद्भव हुआ, मतलब वो भी अपने अधिकारों के लिए लड़े और अपने अधिकारों और जो उनके अधिकार है, जो समानता का बल है, उसके लिए जो कि खड़े हो उठे। इस तरह की बातें उनमें अब आने लगी। ठीक है, इसके देखो प्रमुख कई कारक थे दलित चेतना के उद्भव के लिए। तो कई कारक थे, उसमें हम समझते हैं कौन कौन से कारक है आपका। पहला देखो स्वतंत्रता, समानता एवं सामाजिक न्याय के मूल्यों का प्रसार होना। सेकंड देखो आधुनिक शिक्षा, तार्किक, वैज्ञानिक एवं वैश्विक दृष्टि का प्रसार होना। थर्ड देखो सुधार आंदोलन के नेता जैसे ज्योतिबा फुले, श्री नारायण गुरु आदि द्वारा किए गए प्रयास, जो सुधारवादी आंदोलन था उसका भी जो कि प्रभाव था। यातायात एवं संचार साधनों का विकास जिससे कि जल्दी दलित जाति जो कि एक तरह से संगठित होना शुरू कर दी। फिर देखो औद्योगिकरण एवं नवीकरण के कारण प्रदत्त स्थान योग्यता एवं अर्जित परिस्थिति का महत्व बढ़ गया। मतलब जो आपका जो योग्यता और अर्जित परिस्थिति थी इसका महत्व बढ़ गया था। व्यक्ति की योग्यता के आधार पर जो कि उसकी परिस्थिति ऊपर हो सकती थी। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखो और क्या करते हैं। प्रमुख राष्ट्रीय नेताओं के द्वारा किए गए प्रयास, जैसे महात्मा गांधी द्वारा हरिजन सेवक संघ की स्थापना करना, भीमराव अम्बेडकर द्वारा डिप्रेस्ड क्लास सोसाइटी की स्थापना करना तथा रिपब्लिकन पार्टी का निर्माण, इसके प्रभाव में दलितों द्वारा सामूहिक रूप से बौद्ध धर्म ग्रहण किया गया। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है आपसे, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की स्थापना का प्रभाव, जिसके अंतर्गत परंपरागत नियोग्यताओं का उन्मूलन, बिना किसी भेदभाव को सबको समान अवसर तथा संरक्षणात्मक भेदभाव की नीति आदि प्रदान किया गया। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कह रहा है राजनीतिक दलों द्वारा किया गया प्रयास, जिसका देखो मुख्य मकसद तो यही था कि जो वोट है वोट बैंक को प्राप्त करना और सभी वोटों को इकट्ठा करना मेन मकसद था। लेकिन इसके कारण भी जो कि दलित लोग जब आपस में इकट्ठा हुए, एक संगठित हुए, तो उनमें जो कि राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने की इच्छा प्रकट है और वो उनमें जो कि चेतना भी आया है। तो इस तरह से दलित चेतना का कुछ कारण थे वो हमने समझ लिया। अब देखो दलित चेतना का परिणाम क्या है। यहाँ पर देखो परिणाम के रूप में कहा जा रहा है, ब्रिटिश शासन के दौरान दलितों ने अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षिक परिस्थिति में सुधार हेतु उत्पन्न की गई जागृति ने भारतीय समाज को दोनों ही तरह मतलब सकारात्मक परिणाम भी रहा है और नकारात्मक परिणाम भी रहा है। तो देखते हैं सकारात्मक परिणाम क्या रहा है।
पहला देखो, देश के विभिन्न भागों में दलित जातियां संगठित समूहों के रूप में उदित हुई और प्रौद्योगिकी उन्नयन की दिशा में संगठित एवं सामूहिक प्रयास प्रारंभ हुए, फलतः प्रौद्योगिकी सुधार भी संभव हुआ। फिर देखो, समतामूलक समाज की स्थापना में यह सहायक रही, जिसके कारण निम्न तत्वों को उत्तरदायी माना जा सकता है। मतलब एक जो समानता के आधार पर समाज की लक्ष्य था स्थापित करना, उसमें भी कहीं ना कहीं सफलता मिली है, जिसके लिए कुछ कारक थे, जैसे स्कूल और कॉलेजों में साथ साथ पढ़ने से लोगों के मन में समानता की भाव का संचार हुआ। आर्थिक समानता की ओर बढ़ाए गए कदमों ने दलितों को अन्य समुदाय की तरह समर्थ बनाया। राजनीतिक समानता की भावना ने अधिकारों के स्तर पर भी समानता उत्पन्न की है। फिर चौथा देखो, शैक्षणिक समानता के अवसरों ने आधुनिक मूल्यों के रूप में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के मूल्यों का विस्तार किया। मतलब जो शैक्षणिक समानता थी, मतलब शिक्षा के स्तर पर जो आपका कह लो जागृति थी, लोगों में जागरूकता उत्पन्न हुई, तो उसके जरिए जो आधुनिक मूल्य यानी स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का मूल्यों जैसे मूल्यों का विस्तार हुआ, जिससे लोगों में जो कि लोगों जो अन्य लोग भी थे, अन्य जाति के लोग भी थे, उन्होंने भी जो कि दलित को जो कि दलित ना समझ के उन्हें भी एक समान भाव से देखना शुरू किया। तो इस तरह की बातें यहाँ पे कुछ कारक बताए गए, उत्तरदायी कारक। फिर नेक्स्ट पॉइंट, इसके और पॉजिटिव पॉइंट में क्या था, इसमें सामाजिक गतिशीलता के अवसरों में वृद्धि हुई, जिससे दलितों को अपनी स्थिति में सुधार करने का अवसर प्राप्त हुआ। और इसका क्या पॉजिटिव पॉइंट हुआ, दलित चेतना आधुनिकीकरण एवं सामाजिक विकास में सहायक, एक समतामूलक समाज की स्थापना करने में सहायक हुआ। जो दलित चेतना था, इसी के कारण जो कि एक समतामूलक समाज के, भारतीय समाज की स्थापना होने में सहायक सिद्ध हुआ। लोकतंत्र की सफलता में सहायक के रूप में दलित चेतना महत्वपूर्ण है। जो डेमोक्रेसी है, जो कि सभी को समान अवसर, समान परिस्थिति देने की बात करते हैं, मतलब समानता के भाव से देखता है, तो उसकी जो लोकतंत्र की सफलता है उसमें जो कि यह सहायक रहा है दलित चेतना। देखो कैसे यहाँ पे बता रहा है, अशिक्षित निरक्षर जातियों को जाति आधार पर जागरूक और अपने अधिकारों के प्रति जागृत किया गया है। जाति संगठनों को दबाव समूह के रूप में कार्य करने हेतु प्रेरित किया गया है, जिससे उनके हितों की पूर्ति के लिए क्रियाशील बनाए सके। मंत्रिमंडल में जाति आधार पर प्रतिनिधित्व प्रदान करने पर बल दिया गया है। एक तरह से देखो क्या हो रहा है, डेमोक्रेसी का मकसद ये है कि सभी का प्रतिनिधित्व हो, सभी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो। तो ये सब जो कि आपका ये सभी चीज़ें हुई हैं दलित चेतना से, तो इससे क्या हुआ, लोकतंत्र जो है आपका मजबूत ही हुआ है। तो ये हमने इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट देखे। अब इसको देखो कुछ नकारात्मक भी परिणाम रहे। ये देखो क्या क्या है इसके नकारात्मक परिणाम रहे दलित चेतना के। पहला देखो, इसने आर्थिक और राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने हेतु जाति प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष में वृद्धि की है, जैसा कि राजस्थान में गुर्जर और मीणा संघर्ष देखा गया। दूसरा, वही जातिवाद में वृद्धि का कारण रही है, जाति संघर्षों में वृद्धि हेतु प्रेरक रही है। वही पहला पॉइंट ठीक कहा जा रहा है आपसे। थर्ड पॉइंट देखो क्या क्या कर रहा है इसमें, इस रूप में लोकतंत्र के विकास में यह बाधक रही है। जब देखो जातीय संघर्ष होगा तो लोकतंत्र का विकास कैसे होगा, लोग तो अपने में ही लड़ेंगे झगड़ेंगे, है ना। तो इस तरह की बातें कही जा रही है इसके निगेटिव पॉइंट में। फिर चौथा देखो, एक काफ़ी अहम पॉइंट, जो नक्सलवाद को प्रोत्साहन मिला है बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिलेगा। मतलब जातीय संघर्ष बढ़ा है तो इससे जो कि नक्सलवाद भी आपका बढ़ा है। अब मूल्यांकन देखते हैं दलित चेतना के संदर्भ में। देखो यहाँ पे कहा जा रहा है, निश्चित तौर पर दलित चेतना के उद्भव ने नकारात्मक परिणामों को उत्पन्न किया है, परंतु इन परिणामों का संबंध मुख्यतः संक्रमणकालीन स्थितियों से है, जहां परंपरागत शक्ति संरचना टूट रही थी और नई शक्ति संरचना स्थापित हो रही थी। दलित चेतना के फलस्वरूप, मतलब कहने का मतलब कि जब एक नई कोई सामाजिक व्यवस्था आएगी, ठीक है, कोई एक नई शक्ति संरचना आएगी, तो जो पुरानी शक्ति संरचना थी ऑब्वियस उसमें जो कि संघर्ष होगा, इसीलिए जो कि जातिगत संघर्ष देखने को मिला था। तो ये कहने का मतलब ये जो संघर्ष ये क्षणिक है, ना कि स्थायी है। फिर यहाँ पे देखो, दलित चेतना के फलस्वरूप दलितों की स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है और अंततः यह समतामूलक समाज की दिशा में परिवर्तन में सहायक रहा है। सच्चिदानंद सिन्हा के अनुसार दलित वर्ग में भी एक ऊंचा वर्ग उभर रहा है, जिसे उन्होंने दलित अभिजन की संज्ञा दी है। और सच्चिदानंद सिन्हा जो है अपनी स्टडी में बताते हैं, जो दलित वर्ग है उसमें भी एक ऊंचा वर्ग है, जो आर्थिक और राजनीतिक परिस्थिति में उनमें काफ़ी अच्छी स्थिति है, तो उन्होंने क्या कहा है, दलित अभिजन की संज्ञा दी है। परंतु अभी भी दलितों का यह उत्थान पर्याप्त नहीं है, अभी भी अधिकांश गंदगी का काम दलित जातियां ही करती हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे, और छुआछूत का व्यवहार अभी भी जारी है, मुख्यतः सार्वजनिक भोज के समय में। इसी प्रकार सरकार के दोपहर भोजन कार्यक्रम में भी उच्च नीच का विवाद का चर्चा का विषय बना रहा है। और कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर बताया जा रहा है। भारत में अपराध 2006 रिपोर्ट के अनुसार आज भी प्रति घंटे एक दलित की पिटाई या उस पर अत्याचार होता है और प्रतिदिन 2 दलित की हत्या की जाती है और 2 दलितों के घर जला दिया जाता है। देखो ये रिपोर्ट काफ़ी पुराना है, आप जो कि भारत अपराध जो रिपोर्ट है इसका 2018-2020 का भी रिपोर्ट है, आप उस आधार पर 2018 का रिपोर्ट जो कि आपको मिल जाएगा,
ठीक है, वो उस आधार पे जो कि आप कुछ फैक्ट निकाल लीजिएगा किस तरह से दलितों पे अत्याचार होता है। अभी 2019 के करंट में काफ़ी ये जो कि न्यूज़ में था, क्योंकि शायद किसी एक वृद्धजन और एक कोई एक वृद्धजन था, कोई एक उसकी कुटिया थी, घर था, ठीक है, वहाँ पे जो कि एक वृद्धजन कोई था और एक कोई जो कि बच्चा था, उसके घर को जो कि पूरा जला दिया गया था, तो जो कि दलित थे। तो इस आधार पे जो कि काफ़ी न्यूज़ में ये था, काफ़ी खबरों में द हिंदू में काफ़ी आर्टिकल आए, तो वहाँ से भी आप जो कि द हिंदू की रिपोर्ट, द हिंदू के आर्टिकल से भी इसको आप देख सकते हो। तो आप जो भी रखिएगा यहाँ पे जो डेटा, वो करंट का रखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है, क्योंकि ये तो काफ़ी पुराना हो गया है। फिर देखो, लेकिन यहाँ पे देखो, दलितों को घर जला दिए, दलितों के साथ घटने वाली घटनाएं जैसा कि 2007 में हरियाणा और महाराष्ट्र में हुआ, उनकी वर्तमान निम्न स्थिति को ही दर्शा दी है। जो घटनाएं हुई है ये सुधार के बावजूद, दलित चेतना के बावजूद भी अभी भी उनकी जो निम्न स्थिति है उसी को दर्शा रही है। लेकिन यहाँ पर कहा जाता है कानपुर में अम्बेडकर की मूर्ति तोड़े जाने पर दलितों द्वारा किया गया आंदोलन और दलितों द्वारा किया गया प्रदर्शन दलितों माई चेतना को ही दर्शाता है। मतलब दलित एकजुट हो रहे हैं, संगठित हो रहे हैं, ये क्या है, दलित चेतना ही है, ठीक है। तो इस तरह पे देखो हमारा ये पूरा चैप्टर जो कि खत्म होता है। अब यहाँ पे देखो अभ्यास प्रश्न में कितने सारे जो कि क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं, ठीक है। अभी इसका एक और पेज था, उस पर भी आधे पेज पे क्वेश्चन था। तो ये जो क्वेश्चन की सीरीज है, इसी से आपको पता होना चाहिए कि ये जो चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। काफ़ी लेंदी चैप्टर भी था, 36 पेज का ये चैप्टर है आपका, ठीक है। तो काफ़ी लेंदी था और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आपका चैप्टर नंबर 6 खत्म हो गया है। कल समझो कि चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे, जो कि आपका सोशियोलॉजी एस एस पांडे की बुक से ही होगा। तो चलिए मिलते हैं कल। धन्यवाद दोस्तों।